नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आनंद, पहले ये बताएं कि आपका इस समय आउटलुक क्या है मार्केट पे, पॉजिटिव, कॉशियस या बुलिश? देखिए, इस लेवल पे बुलिश होना थोड़ा सा मुश्किल है। वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें, और जैसे अभी आपके दूसरे विशेषज्ञ कह रहे थे, ग्लोबल मार्केट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे इकोनॉमी स्लो डाउन की पूरी संभावना है। शायद रिसेशन में भी यूएस और बाकी कंट्रीज भी चली जाएं, तो उसमें एक अलग खड़ा रहना बड़ा मुश्किल रहेगा। ऑलरेडी वैल्यूएशन के हिसाब से इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो इमर्जिंग मार्केट ज़्यादातर नीचे हैं और इंडिया थोड़ा ऊपर है। तो इसके कारण रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से बाकी मार्केट काफ़ी सस्ते लगते हैं, और हिस्टोरिक वैल्यूएशन के हिसाब से इंडिया के अंदर भी इक्विटीज कम से कम एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है। तो ओवरऑल इस लेवल पे मैं ये कहना मुश्किल रहेगा कि आप यहाँ से बहुत बुलिश हो सकते हैं। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन से क्षेत्र, कौन से सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा डाउन साइड में, या जहाँ पे ग्रोथ अभी भी आ सकती है। तो अगर निवेशक थोड़ा सा सेक्टर के ऊपर ध्यान दे तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बेच बाज के निकलना है, बट ये जो उम्मीद है एक मार्केट से कि कितना पैसा आप बना सकते हैं, कितनी बढ़त आ सकती है, वो थोड़ा आपको कम करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। आपने कुछ प्रॉफिट बेकिंग की है कि अगर आप 15,000 के आसपास से अगर बायर हैं, तो क्या थोड़ा सा चिप्स ड्राई रखना चाहेंगे आप? 10-20% कैश रेज किया अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए, या फुली इन्वेस्टेड है अभी? नहीं, खैर मेरे हिसाब से अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो शेयर सिर्फ देखें तो आपको अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना एसेट एलोकेशन बहुत ध्यान से रखना चाहिए, और कोई भी समय ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आप सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अनलेस आप बहुत यंग हैं और अभी अभी अपना करियर शुरू किया, जिस समय ये वाजिब तरीका है इन्वेस्ट करने का कि आपको सिर्फ इक्विटी में रहना चाहिए। लेकिन अगर उसके आगे अगर बात करें एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, तो इक्विटी का पोर्टफोलियो इस वक्त थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। तो अगर आपका एसेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा इक्विटी की तरफ है तो आप उसमें से डेफिनेटली 5 या 10% कम कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। साथ ही आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे आनंद, क्योंकि जिस तरह से बड़े रिफॉर्म्स भी हम देख रहे हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर पीएलआई का एक बेनिफिट बड़ा मिलता है। ग्रोथ सेक्टर्स जो हैं, शुगर हो, सीमेंट हो, वो एक ग्रोथ सेक्टर्स हैं और वहां पर अब बॉयंसी देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हम पीएलआई स्कीम के फ़ायदे देख रहे हैं, डिफेंस के बड़े ऑर्डर्स देख रहे हैं, ओवरसीज ऑर्डर्स भी देख रहे हैं, ये सारी थीम्स पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग थीम कौन सी दिखती है? देखिए, एक्सपोर्ट में आपको, जैसे मैंने कहा, एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि बाकी इकोनॉमी जिसमें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर स्लो डाउन होने की पूरी तरह से संभावना है। और इसी कारण फॉर एग्जांपल हमारा जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आईटी एक्सपोर्ट का, उसमें भी आपने देखा कि काफ़ी हद तक मार्जिन प्रेशर नज़र आना शुरू हुआ है, और कंपनियों ने भी जो सैलरी इंक्रीजेस थी वो कम कर दी हैं, और एस्टिमेट्स इस साल के जो अगर आप एग्रीगेट लेवल पर देखें तो वो फिर से सिंगल डिजिट ग्रोथ पे आ चुके हैं। इस माहौल में आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ग्रोथ देखने की संभावना जो लेके चल रहे हैं, वहाँ पर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक रहेगा। तो काफ़ी सारी पीएलआई स्कीम्स, हालांकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, वो कुछ हद तक ये भी देख रही हैं कि कहाँ पर आप इंपोर्ट कम कर सकते हैं। तो पीएलआई में क्योंकि आपको इंसेंटिव मिल रहा है लोकल गवर्नमेंट से, तो आप थोड़ा सा सस्ते भाव से बेच सकते हैं, लेकिन अगर डिमांड स्लो डाउन हो जाएगी तो प्रॉब्लम रहेगा। तो इस वक्त ज़्यादातर आपका फोकस ये रहना चाहिए कि क्योंकि इंडियन अर्बन सेक्टर थोड़ा ठीक कर रहा है, तो वहाँ पर आप उस सेक्टर के ऊपर जो भी कंपनियों का प्रभाव जो रहता है, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। बाकी जो मेन थीम ये रहेगी वो अभी भी बैंकिंग रहेगी, जहाँ पे बैंकिंग में स्पेशली क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ चुकी है, काफ़ी सालों बाद हमने देखा कि डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ आना शुरू हो गई है। तो क्रेडिट ग्रोथ होने के कारण बैंक की बैलेंस शीट्स में एनपीए लेवल कम होने के कारण जो भी कंपनियां स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर को लेंड कर रही हैं, आई थिंक वहाँ पे अर्निंग्स आपको काफ़ी अच्छी आने वाली है। एब्सोल्युटली आनंद, गुड आफ्टरनून।
भारत की अगर बात करें, अब आउट ऑफ द बॉक्स अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए कई सारे इनोवेशंस हम लगातार कर भी रहे हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में एक जो बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें वित्त मंत्री जी भी शामिल थी और उसमें बड़े दिग्गज कंपनी के मैनेजमेंट्स भी थे, जैसे कि गौतम अडानी। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर अपनी बात रखी और आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी में $70 अरब के निवेश का लक्ष्य भी उन्होंने रखा। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की अगर बात करें, ये एक कह सकते हैं नया इनोवेशन है या कह सकते हैं नई अपॉर्चुनिटी है जो कि इस वक्त बाजार टैप करने की कोशिश कर रहा है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? और इस स्पेस से जुड़ी कई सारी कंपनियां हैं, ऑफ कोर्स अडानी वन ऑफ सच। तो देखिए, रिन्यूएबल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर जो आप ट्रेडिशनल रिन्यूएबल लेते हैं जो कि विंड और सोलर है, तो उसमें अभी फिलहाल थोड़ा सा स्लो डाउन आने की संभावना इसलिए है क्योंकि ग्रिड में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप जैसे जानते हैं कि 400 गीगावाट का हमारे टोटल कैपेसिटी है एनर्जी की इस देश में, उसमें से 130 के आसपास 130 गीगावाट के आसपास विंड और सोलर है, और उससे ज़्यादा जो है इस लेवल से ज़्यादा आपको तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास कोई बैटरी या स्टोरेज कैपेसिटी नहीं हो, क्योंकि डायरेक्टली वेरिएबल कैपेसिटी आप ग्रिड में बहुत ज़्यादा डाल नहीं सकते। तो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो दिखती है रिन्यूएबल में, वो है कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। तो और उसमें काफ़ी सारे काम हो रहा है। कई लोगों ने बैटरी ग्रिड कैपेसिटी की बैटरी बनाना शुरू करी है, कहीं कुछ हद तक एक पंप स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, उसको कई कंपनियां यूज़ कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्षेत्र लग रहा है। जहाँ तक डायरेक्ट जनरेशन थ्रू विंड या सोलर है, ज़्यादातर कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है। बिड लेवल्स पे आपको डालना पड़ता है और वो जो प्राइसिंग है कम होती जा रही है, और उसके साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे हिसाब से ज़्यादातर कंपनियां जो डायरेक्टली सोलर या विंड जनरेट कर रही हैं, उसमें वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ है। ऑलराइट, मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट में आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आनंद? वो बहुत बड़ा क्षेत्र है मिड कैप। आपको जैसे मालूम है, भले 150 कंपनियों का हो, लेकिन उसके बाद पहले 250 कंपनियां निकाल दें तो सारी कंपनियां स्मॉल कैप में आ जाती हैं। तो ऑब्वियसली उसमें अपॉर्चुनिटी आपको कई जगह दिखेगी। अभी भी कुछ हद तक, फॉर एग्जांपल केमिकल क्षेत्र में, जहां पर इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स में, वहाँ पर कंपनी अभी भी ठीक ठाक कर रही हैं, काफ़ी हद तक ग्रोथ आ रही है। कुछ हद तक ऑटो एंसिलरी में कोई स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रही है। तो ऑब्वियसली कई सेक्टर्स ऐसे रहेंगे, बट अगर आप ब्रॉड सेक्टर्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और अगर एक्सपोर्ट देखेंगे तो जैसे मैंने कहा ऑटो एंसिलरीज, और कुछ हद तक डोमेस्टिकली ऑल्सो इंडस्ट्रियल्स, स्पेशली अज्यूमिंग दैट कैपेक्स साइकिल जो है वो फिर से वापस रफ्तार पकड़ेगा, तो कैपेक्स रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं उसमें शायद अभी भी कुछ हद तक वैल्यूएशन के आपको कुछ स्प्रेड नजर आ सकता है। राइट, एक व्यू आपका आनंद बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर भी लेना चाहेंगे। उस स्प्रेड पे आपको क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लार्ज कैप पसंद आते हैं या आपको पीएसयू मिड कैप स्पेस के बैंक ज़्यादा पसंद आते हैं? कई सारी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की यहाँ रिपोर्ट आई और 20% EPS CAGR तक की रिपोर्ट्स में बात की गई ऑन द बैक ऑफ कोर्स द स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, और साथ ही मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, लो क्रेडिट कॉस्ट है। इस स्पेस में आपकी नज़र कहाँ मिड कैप पे है या लार्ज कैप बैंक आपको पसंद आते हैं, या पीएसयू वर्सेस प्राइवेट स्प्रेड देखना चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजिकली आपके पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर, लार्ज बैंक्स और पब्लिक सेक्टर में SBI आपको रखना चाहिए। अब टैक्टिकली जो है, ऑब्वियसली जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर लार्ज बैंक्स हैं, वो ऑब्वियसली काफ़ी हाईली प्राइस्ड हैं। हालांकि कुछ हद तक HDFC का दाम गिर चुका है रिलेटिवली, या उतना बढ़ा नहीं जितना बाकी लोगों का बढ़ा। तो इसके हिसाब से आपको अगर नया फ्रेश निवेश करना है तो HDFC जैसे बैंक में आप डाल सकते हैं। कुछ हद तक आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मर्जर के कारण वहाँ पे रिटर्न्स थोड़े से सीमित रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से मेरा मानना है कि वो अपने ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को वापस रिज्यूम करेगा। अगर आपको डेल्टा इमीडिएटली चाहिए तो वो ज़्यादातर मुझे पब्लिक सेक्टर, रिलेटिवली लार्ज पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट लेंडिंग बैंक्स में ही नज़र आ रहा है। तो बट वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन नहीं ले सकते, वो टैक्टिकल पोजीशन रहेगी। फिलहाल के लिए ले लीजिए, 1.5 साल के बाद आपको निकल जाना चाहिए।
बिल्कुल मिस्टर टंडन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक का आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे